समय के साथ निम्न पुरा पाषाण काल की एश्यूली संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी जगह एक नई संस्कृति ने ले ली जिसे आमतौर पर मध्य पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किन कारणों से एश्यूली संस्कृति का पतन हुआ, लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि यह परिवर्तन कहीं ना कहीं मानवीय समुदायों के बदलते सोशल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है। नई तकनीक में हल्के आकार में छोटे और धारदार हथियारों का निर्माण किया गया जो फ्लेक्स पर आधारित थे। यहां एक पत्थर के कोर से कई फ्लेक्स को निकाले जाने का प्रयास किया जाता था। इस तरह से नई संस्कृति मानवीय समुदायों की इस सोच को दिखाती है कि किस तरह से एफिशिएंट तरीकों का प्रयोग करके और कच्चे माल यानी औजार बनाने के लिए अवेलेबल पत्थरों का बेहतर उपयोग करके औजारों का निर्माण किया जाए। ट्रेडिशनली भारतीय उपमहाद्वीप के आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए 1930s तक केवल दो चरणों को आइडेंटिफाई किया गया था। ये थे पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। 1930 के दशक में डी टेरा और पैटरसन ने पाकिस्तान के सिंध इलाके में सुक्कूर और रोहड़ी के आसपास जमीन की सतह के नीचे एक ऐसा चरण खोजा जो निम्न पुरापाषाण काल के बाद का प्रतीत होता था और फ्लेक्स पर आधारित औजारों से भरा पड़ा था। इस प्रकार के औजारों की पहले से कोई जानकारी न होने के चलते उन्होंने इस जमावड़े को प्रोटो नियोलिथिक इंडस्ट्री यानी नियोलिथिक स्तरों से पहले का माना। मिडिल पैलियोलिथिक को एक अलग स्टोन एज कल्चर के तौर पर आइडेंटिफाई करने का पहला इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट एच.डी. सांकालिया ने किया था जब उन्होंने 1954 में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी प्रवर नदी के किनारे लोकेटेड नेवासा नाम की साइट पर खोजबीन की थी। यहां उन्हें टिपिकल लोअर पैलियोलिथिक टूल्स जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स और चॉपिंग टूल्स के अलावा फ्लेक्स पर बेस्ड कुछ बिल्कुल अलग किस्म के टूल्स भी मिले थे। इनमें से इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स, बोरर्स और स्क्रेपर्स। सांकालिया ने बताया कि ये दोनों टूल इंडस्ट्रीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, चाहे बात उनके आकार और बनावट की हो या फिर उन पत्थरों की जिनसे उन्हें बनाया गया था। जहां लोअर पैलियोलिथिक काल के औजारों को डेक्कन ट्रैप और डोलेरॉइड जैसे पत्थरों से बनाया गया था, वहीं फ्लेक्स पर आधारित दूसरे औजारों को बनाने के लिए अगेट, चर्ट, चैल्सिडनी और जैस्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन के डिटेल्ड एग्जामिनेशन के आधार पर सांकालिया ने यह बताया कि इस पूरे क्षेत्र में औजार बनाने के दो ट्रेडिशंस के एविडेंस मिलते हैं। एक पहले के समय का हैंडेक्स क्लीवर ट्रेडिशन और एक उसके बाद के समय का फ्लेक ब्लेड ट्रेडिशन। वे यह भी बताते हैं कि ये दोनों परंपराएं कुछ समय तक एक साथ चलती रहीं, लेकिन बाद में लोअर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हैंड एक्सेस बाद की परतों से पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। इसी आधार पर सांकालिया ने लोअर पैलियोलिथिक टूल इंडस्ट्रीज को सीरीज 1 और फ्लेक्स पर बेस्ड दूसरी टूल इंडस्ट्री को सीरीज 2 का नाम दिया। सांकालिया ने सीरीज 2 के फ्लेक बेस्ड टूल्स को नेवासन टूल इंडस्ट्री का नाम दिया था। बाद में इसी स्टोन टूल कल्चर को मिडिल पैलियोलिथिक के नाम से जाना गया। भीमबेटका का मध्य पुरापाषाण उद्योग भी किसी भी स्ट्रैटिग्राफिक या सांस्कृतिक ब्रेक के बिना एश्यूलियन कल्चर से ही आगे विकसित हुआ। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एश्यूली संस्कृति धीरे धीरे नए किस्म के टूल्स और उनको बनाने की नई नई तकनीकों के साथ मध्य पुरापाषाण संस्कृतियों में बदलती चली गई।
पश्चिमी यूरोप, नियर ईस्ट यानी तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के क्षेत्रों में मध्य पुरापाषाण संस्कृतियों को निएंडरथल मानव के साथ जोड़कर देखा गया है। हालांकि भारत में निएंडरथल स्पीसीज से संबंधित कोई भी फिजिकल रिमेन्स नहीं मिले हैं, पर उनके द्वारा यूरोप और दूसरे भागों में प्रयोग में लाए गए औजारों से मिलते जुलते औजार भारत में भी मिले हैं। पिछले लगभग आधे दशक में किए गए एक्सप्लोरेशंस के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सैकड़ों की संख्या में मध्य पुरापाषाणकालीन साइट्स मिली हैं। उत्तरी केरल, मेघालय, पंजाब और कश्मीर में भी कुछ मध्य पुरापाषाणकालीन साइट्स मिली हैं। ऐसा लगता है कि शायद तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी हिस्सों और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई एरियाज को छोड़कर यह संस्कृति लगभग पूरे देश में फैली हुई थी। कई मध्य पुरापाषाणकालीन साइट्स पाकिस्तान में भी खोजी गई हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पेशावर के पास संघाव और परखो दर्रा की गुफाएं। महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी नदी घाटियां हैं जहां पर मध्य पुरापाषाण संस्कृति निम्न पुरापाषाण तथा उच्च पुरापाषाण या मध्य पाषाण संस्कृतियों के बीच के चरणों से प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे ही एविडेंस भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स से भी प्राप्त हुए हैं। कई स्थानों से मिली कार्बन 14 डेट्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये सभी संस्कृतियां लेट प्लीस्टोसीन समय से संबंधित हैं और इसीलिए इन्हें मिडिल पैलियोलिथिक या मध्य पुरापाषाण कहना ही उचित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में गहन एक्सप्लोरेशंस ने इस बात को साबित किया है कि मध्य पुरापाषाणकालीन साइट्स का नंबर निम्न पुरापाषाणकालीन साइट्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि इस समय जनसंख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी। मध्य पुरापाषाणकालीन साइट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला रॉक और केव शेल्टर साइट्स, दूसरा ओपन एयर वर्कशॉप्स या फैक्ट्री साइट्स और तीसरा रिवर साइट्स। संघाव और परखो दर्रा की गुफाएं तथा भीमबेटका के आसपास मिले रॉक शेल्टर्स पहली कैटेगरी के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन साइट्स उन्हें माना जा सकता है जो कच्चे माल यानी चर्ट, चैल्सिडनी, जैस्पर और एगेट जैसे पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों के आसपास फैक्ट्री साइट्स के रूप में हमें मिलती हैं। इनमें से कई काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं और जहां हजारों की संख्या में औजारों के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल से जुड़े औजारों को पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी घाटी, डीडवाना क्षेत्र के आसपास तथा बुध पुष्कर में खोजा गया है। साथ ही विंध्याचल पर्वतमालाओं के पास स्थित बेलन नदी घाटी में भी कई स्थानों को खोजा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मध्य पाषाण से संबंधित स्थान मध्य भारत में नर्मदा और सोन नदी और उनकी उपनदियों के आसपास, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्र से जिनमें सबसे महत्वपूर्ण साइट है नेवासा, और पूर्वी घाट के क्षेत्र में भी पाए गए हैं। एशूली संस्कृति की तरह ही मध्य पाषाण औजार संस्कृतियां भी कई अलग अलग ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट्स जैसे नदियों के आसपास, खुले मैदान के नीचे, पहाड़ की ढलानों पर तथा रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स और मध्य भारत में रॉक शेल्टर से भी मिली हैं। मध्य पुरापाषाण काल की औजार तकनीक के विषय में बात करने से पहले कच्चे माल यानी उन पत्थर की किस्मों जिनका प्रयोग मध्य पुरापाषाणकालीन मानवीय समुदायों ने किया था के विषय में बात की जानी चाहिए। हालांकि चित्तूर और बेल्लारी जैसे क्षेत्रों में मध्य पुरापाषाण काल में भी उन्हीं पत्थरों की किस्मों का प्रयोग किया गया था जिन्हें निम्न पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए चुना गया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वार्ट्जाइट और डोलेरॉइड थे, पर उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में
मध्य पुरापाषाण काल आते आते औजार बनाने के लिए यूज में लाई गई पत्थर की किस्म में बड़ा परिवर्तन देखा गया। इस काल में सिलिका पर आधारित पत्थरों जैसे चर्ट, एगेट, जैस्पर तथा चाल्सडनी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। सिलिका पर आधारित होने की वजह से ये पत्थर आमतौर पर चमकदार होते हैं। कच्चे माल की तरह ही इस काल में औजार तकनीक में भी बड़ा परिवर्तन आया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब पत्थर के नोड्यूल्स यानी पिंडों और पेबल्स की जगह इन पत्थरों से निकाले जाने वाले फ्लेक्स का औजार निर्माण में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। इसी वजह से मध्य पुरापाषाणकालीन औजार संस्कृतियों को आमतौर पर फ्लेक्स और ब्लेड्स पर आधारित औजार संस्कृतियां भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की है, मध्य पुरापाषाणकालीन औजार संस्कृति मूल रूप से फ्लेक्स पर आधारित एक औजार संस्कृति थी और इसीलिए इस संस्कृति से जुड़े हुए अलग अलग औजारों और उनकी तकनीकों को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम एक कोर से फ्लेक्स को अलग करने की अलग अलग तकनीकों के बारे में संक्षेप में बात करें। एक कोर से फ्लेक को अलग करने की 3 तकनीकें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये हैं क्लैक्टोनियन टेक्निक, लेवैल्वा टेक्निक और डिस्कॉइड कोर टेक्निक। क्लैक्टोनियन तकनीक इन सभी में सबसे पुरानी मानी जाती है और इसे आमतौर पर निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस तकनीक में एक बड़े कोर को एनविल परकशन की तकनीक का प्रयोग करते हुए एक भारी भरकम चट्टान पर चोट किया जाता है, जिससे उस कोर में से कई बड़े फ्लेक्स टूटकर निकल जाते हैं। इस तकनीक के माध्यम से जो फ्लेक्स निकलते हैं उन्हें औजार की तरह प्रयोग में लाया जाता है और साथ ही जो कोर बच जाता है उसे भी एक भारी औजार की तरह यूज किया जाता है। क्लैक्टोनियन टेक्निक का पहला साक्ष्य ब्रिटेन में क्लैक्टन ऑन द सी नाम के स्थान से मिला था, जिसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें कोर पत्थर को किसी भी तरह से पहले से तैयार नहीं किया जाता था और इसलिए इसमें औजार बनाने वाले का कंट्रोल लगभग न के बराबर होता था और जो फ्लेक्स भी मिलते थे वे भी अलग अलग आकार और स्वरूप के होते थे। लेवैल्वा और डिस्कॉइड कोर दोनों तकनीकें मध्य पुरापाषाण काल में प्रचलन में आई थीं। दोनों ही तकनीकों में फ्लेक बेस्ड औजार बनाए जाते थे और दोनों ही तकनीकों को निएंडरथल प्रजाति के साथ जोड़कर देखा जाता है। इन तकनीकों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये औजार बनाने की प्रक्रिया में मानव के बढ़ते कंट्रोल को दर्शाती हैं और इसीलिए इन दोनों को ही प्रिपेयर्ड कोर तकनीकें कहा जाता है। प्रिपेयर्ड कोर तकनीक का मतलब है कि किसी भी कोर पत्थर से फ्लेक्स को अलग करने से पहले उस पत्थर को इस तरह से तैयार किया जाता था कि मनचाहे शेप्स और फॉर्म्स के फ्लेक्स निकाले जा सके। इन सभी में लेवैल्वा तकनीक अधिक एफिशिएंट मानी जाती है, पर इन दोनों तकनीकों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि ये दोनों तकनीकें कोर पत्थर पर रैंडम चोट करके फ्लेक्स को निकालने की बजाय पहले कोर पर चोट करके उसे बेहतर फ्लेक्स निकालने के लिए तैयार करने के कारण औजार बनाने की प्रक्रिया पर मानव के बेहतर कंट्रोल को दर्शाती हैं। डिस्कॉइड कोर टेक्निक कोर से फ्लेक्स को निकालने की शुरुआती तकनीकों में से ही एक थी, पर यह क्लैक्टोनियन तकनीक से ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर मानी जा सकती है। इस तकनीक को मॉस्टेरियन तकनीक भी कहा जाता है क्योंकि यह तकनीक यूरोप की मॉस्टेरियन संस्कृति से संबद्ध पाई गई है। यूटिलिटी के लिहाज से ये लेवैल्वा तकनीक जितनी बेहतर तो नहीं थी, लेकिन एक शुरुआती तकनीक के लिहाज से मध्य पुरापाषाणकालीन मानवीय समाजों के लिए यह काफी यूजफुल रही होगी।
इस तकनीक में डिस्क के आकार यानी चपटे आकार के पत्थर के टुकड़े या पेबल का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले इस पत्थर के टुकड़े के किनारों पर एक तरफ से हल्की हल्की चोट करके उनकी धार को खत्म कर एक सपाट सतह का निर्माण किया जाता था और फिर इस सतह को एक स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म यानी चोट करने वाली सतह के रूप में यूज करते हुए दूसरी ओर से चोट करके सपाट सतह पर फ्लेक्स निकाले जाते थे। इस तकनीक में फ्लेक्स इस तरह से निकाले जाते थे कि फ्लेक्स निकलने वाली सतह बीच से उठ जाती थी, जैसा कि यहां तीनों चित्रों में दिखाई देता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में किनारों पर बनाए गए छोटे छोटे फ्लेक्स कार्स पर चोट की जाती थी, इसलिए इस तकनीक में जो फ्लेक्स हासिल होते थे वे सामान्य रूप से गोलाकार या बहुभुजाकार यानी पॉलीगोनल होते थे और आकार में छोटे होते थे। पर यहां एक ही कोर से कई फ्लेक्स निकाले जा सकते थे और चूंकि इस तकनीक में स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म को पहले से तैयार किया जा सकता था, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक के दायरे में माना जाता है। लुएल्वा टेक्निक मध्य पुरापाषाण काल में एक कोर से फ्लेक्स को निकालने की सबसे बेहतर तकनीक मानी जाती है। इस तकनीक का नामकरण फ्रांस में पेरिस के सबर्बन एरिया लुएल्वा पेरेथ के नाम पर पड़ा है, जहां इस तकनीक से बनाए गए फ्लेक्स को पहली बार पहचाना गया था। इस तकनीक की विशेषता यह थी कि यह प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक का सबसे अच्छा उदाहरण है और इस प्रक्रिया में जो मुख्य फ्लेक निकाला जाता था उसका आकार काफी हद तक कोर के आकार पर निर्भर करता था, पर फिर भी सेकेंडरी फ्लेकिंग के आधार पर अलग अलग तरह के फ्लेक्स निकाले जा सकते थे और इसी वजह से लुएल्वा तकनीक के अंतर्गत कई अलग अलग टेक्निक्स इंक्लूड की जाती हैं जो एक्चुअली लुएल्वा टेक्निक पर ही बेस्ड थी। इस तकनीक में आइडियली एक ओवल या अंडाकार पत्थर लिया जाता था, जैसा कि यहां चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। इस तकनीक के 2 मुख्य स्टेप्स होते थे। पहले स्टेप में इस ओवल पत्थर के किनारों पर चारों ओर से चोट करके उनमें सपाट सतह का निर्माण किया जाता था, जिन्हें दूसरे स्टेप में स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाता था। किनारों पर चोट करके शेप देने का अंदाजा आप चित्र संख्या 2 से लगा सकते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 3 में दिखाया गया है, दूसरे स्टेप में इन स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म्स पर चोट करके ऊपरी सतह पर फ्लेक्स को निकाला जाता था और इसे चारों ओर से किया जाता था, जैसा कि चित्र नंबर 4 से स्पष्ट है। इस तरह से फ्लेक्स निकाले जाने वाली सतह का आकार कछुए के खोल यानी टॉर्टोइज शेल जैसा बन जाता था। इसके बाद कोर के किसी एक लॉन्गर एंड पर किनारे को और तैयार किया जाता था और फिर उस पर चोट की जाती थी, जैसा कि चित्र नंबर 5 में दिखाया गया है, जिसके फलस्वरूप एक बड़े आकार का फ्लेक निकलता था जो चित्र संख्या 6 में दिखाई दे रहा है। इसी प्रक्रिया को दोहराकर इस कोर में से तब तक फ्लेक्स निकाले जा सकते थे जब तक ऐसा करना संभव था। हालांकि डिस्कॉइड कोर टेक्निक के उलट इस तकनीक में एक बार में केवल एक फ्लेक निकाला जा सकता था, पर इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यहां पर फ्लेक्स पर रीटचिंग करके मनचाहे आकार के फ्लेक टूल्स को बनाया जा सकता था। तो हम कह सकते हैं कि डिस्कॉइड कोर टेक्निक और लुएल्वा टेक्निक के अपने फायदे और नुकसान थे। जहां डिस्कॉइड कोर टेक्निक में एक साथ कई फ्लेक्स निकाले जा सकते थे, पर इन फ्लेक्स का आकार और साइज दोनों छोटे होते थे, लगभग 2 से 3 इंच। वहीं लुएल्वा टेक्निक में एक बार में हालांकि केवल एक ही फ्लेक निकाला जा सकता था, पर इसका आकार और साइज काफी बड़ा होता था, जो 5 से 7 इंच तक का हो सकता था। लुएल्वा टेक्निक से निकाले गए फ्लेक्स को सेकेंडरी फ्लेकिंग की तकनीक के माध्यम से रीटचिंग करके अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स देना भी संभव था और इसलिए इस तकनीक को मध्य पुरापाषाण काल की औजार तकनीकों में सबसे एफिशिएंट और बेहतर माना गया है। सेकेंडरी फ्लेकिंग या द्वितीयक शल्कन की प्रोसेस
फ्लेक्स का निर्माण करने की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। सेकेंडरी फ्लेकिंग का मतलब था एक बार मुख्य फ्लेक हासिल करने के बाद उसे मनचाहा आकार देने के लिए दोबारा उस पर नियंत्रित चोट यानी कंट्रोल्ड फ्लेकिंग करना। सेकेंडरी फ्लेकिंग का एक और उद्देश्य किसी भी फ्लेक की धार को और पैना करना हो सकता था। बाद में विकसित हुई दबाव तकनीक असल में सेकेंडरी फ्लेकिंग का ही एक विकसित रूप थी। मोटे तौर पर मध्य पुरापाषाणकालीन औजारों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। हालांकि यह भी समझना होगा कि इनमें से हर कैटेगरी को कई अलग अलग फॉर्म्स में मॉडिफाई करके यूज किया जाता था। ये 3 कैटेगरीज हैं स्क्रेपर्स यानी खुरचनी, पॉइंट्स यानी वेधिनी और बोरर यानी वेधन। स्क्रेपर मध्य पुरापाषाणकालीन औजारों में से सबसे प्रचलित कहा जा सकता है। इसका यूज आमतौर पर पेड़ की छालों को खुरचने के लिए, पतली लकड़ी या बांस के तनों के साथ साथ जानवर की खाल को घिसने के लिए और सामान्य रूप से किसी भी वस्तु को काटने के लिए किया जाता था। पत्थर के टुकड़े के आकार और उस टुकड़े पर बनी धार के बेसिस पर कई अलग अलग तरह के स्क्रेपर्स का निर्माण किया जाता था, जैसे कि साइड स्क्रेपर, एंड स्क्रेपर, राउंड स्क्रेपर, कॉनकेव स्क्रेपर्स और कॉन्वेक्स स्क्रेपर। यूसेज की दृष्टि से एक स्क्रेपर सामान्य रूप से आजकल के समय में लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों द्वारा यूज किए जाने वाली रंदा मशीन से मिलता जुलता रहा होगा। मध्य पुरापाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण औजार था पॉइंट्स यानी वेधिनी। यह पत्थर सामान्य आकार का औजार होता था जिसका एक सिरा नुकीला होता था और दूसरा सिरा चौड़ा होता था, और इस रूप में यह तीर के आगे लगे एरोहेड से मिलता जुलता था। पॉइंट्स जैसे औजारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्हें ल्वेल्वा के अलावा कई अलग अलग तरीकों से फ्लेक्स के रूप में हासिल किया जा सकता था, लेकिन बिना सेकेंडरी रीटचिंग के पूरी तरह से पॉइंट्स का निर्माण करना संभव नहीं होता होगा। कभी कभी इसके नुकीले भाग को सेकेंडरी रीटचिंग के माध्यम से पैना और धारदार बनाया जाता था। हालांकि मध्य पुरापाषाण समय में इसका ठीक ठीक यूज किस तरह से होता था, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, पर ऐसा माना जा सकता है कि छोटे आकार के ट्रायंगल के शेप के या पत्तों के आकार के पॉइंट्स किसी न किसी रूप में एरोहेड्स की तरह यूज किए जाते थे, जबकि बड़े आकार के पतले पॉइंट्स भालों के आगे लगाकर शिकार के लिए यूज किए जाते होंगे। वेधक या बोरर, जिसे अंग्रेजी में ऑल भी कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल का तीसरा महत्वपूर्ण औजार था। इस औजार का भी एक सिरा पैना और नुकीला होता था, पर जहां पॉइंट्स का आकार ट्रायंगल या पत्ती के आकार का होता था, वहीं बोरर में नुकीला सिरा इस तरह से आगे निकला होता था जिससे उसका प्रयोग किसी चीज में छेद करने के लिए किया जा सके। यूसेज की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि बोरर आज के समय में यूज किए जाने वाले किसी भी ऐसे औजार से मिलता जुलता था जिसे छेद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि ड्रिलिंग बिट। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य रूप से बोरर को बनाने के लिए ऐसे टुकड़ों का यूज किया जाता हो जिसमें यह नुकीला सिरा प्राकृतिक रूप से पहले से बना हुआ होता हो, जिसे रीटचिंग के माध्यम से और बेहतर आकार दिया जा सकता हो। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पॉइंट्स जैसे औजारों को ऊपरी हिस्से में रीटचिंग करके उनके नुकीले हिस्से को ज्यादा लंबा बनाया जा सकता था, जिससे उन्हें एक बोरर की तरह यूज किया जा सके। मध्य पुरापाषाण काल में एक और स्पेशल औजार का प्रयोग किया गया था जो अपने नुकीले हिस्से से एक बोरर और अपनी सतह या साइड की धार के हिस्से से एक स्क्रेपर के तौर पर यूज किया जाता था। मध्य पुरापाषाण कालीन औजारों के बारे में एक बात स्पष्ट है, जहां निम्न पुरापाषाण काल में एक हस्त कुठार या विदारिणी जैसे औजार का प्रयोग कई अलग अलग कामों के लिए, जैसे काटना, छीलना,
छेद करने आदि के लिए किया जाता था, वहीं मध्य पुरापाषाण काल आते आते इन सभी कामों के लिए अलग अलग विशेष औजारों का निर्माण किया जाने लगा। जैसे कि पहले भी कहा गया है, यह प्रक्रिया इस बात को इंडिकेट करती है कि मानवीय समुदाय जैसे जैसे बौद्धिक रूप से यानी इंटेलेक्चुअली बेहतर होते जा रहे थे, वैसे वैसे वे अपने औजारों में भी स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहे थे। राजस्थान में डीडवाना में 16R ड्यून एरिया से कई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को थर्मोल्यूमिनेसेंस और थोरियम यूरेनियम विधियों से दिनांकित यानी डेट करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रक्रिया से जो डेट्स मिली हैं वे आज से लगभग 1.5 लाख से 1 लाख साल पहले की बताई गई हैं। इसके साथ ही उत्तरी दक्कन और मध्य भारत के कई अलग अलग मध्य पुरापाषाण कालीन स्थलों से मिले आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, विशेष रूप से सीपी और हड्डी के टुकड़ों को रेडियो कार्बन विधि से दिनांकित करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रक्रिया से जो डेट्स मिली हैं वे हैं आज से लगभग 40,000 से 10,000 साल पहले की। इन दोनों एविडेंसेस से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृतियां एक लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में रही थीं और ये मिडिल प्लीस्टोसीन के अंतिम हिस्से से शुरू होकर अपर प्लीस्टोसीन के अधिकांश भाग तक पनपती रही थीं। यूरोप और पश्चिम एशिया में उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति की शुरुआत अंतिम हिमयुग के सेकेंड हाफ यानी आज से लगभग 40,000 साल पहले हुई थी। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में तेजी से होने वाले तकनीकी विकास और मानव की इमेजिनेटिव पावर और आर्टिस्टिक टैलेंट के सबसे शुरुआती एक्सप्रेशंस माने जा सकते हैं। ब्रॉडर लेवल पर काफी रीजनल वेरिएशंस होने के बावजूद इस संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर यह है कि इसमें पत्थर से ब्लेड बनाने की औजार तकनीक का विकास किया गया, जिसके माध्यम से प्रिज्म के आकार का कोर तैयार करके उसमें से काफी संख्या में लंबे पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनाए जाने लगे। इन ब्लेड्स को बाद में सेकेंडरी फ्लेकिंग या रीटचिंग के माध्यम से मनमाफिक औजारों का रूप दिया जा सकता था। भारत में भी कुरनूल के पास स्थित बिल्ला सुरगम गुफाओं में उच्च पुरापाषाण कालीन स्तरों से ब्लेड के औजारों के साथ साथ हड्डियों से बने औजार भी मिले हैं, जो यहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति की शुरुआत अपर प्लीस्टोसीन के अंतिम भाग में हुई थी। इस काल की जलवायु की मुख्य विशेषता यह थी कि ऊंचे स्थान और उत्तरी क्षेत्रों में भीषण ठंडी और वातावरण शुष्क यानी ड्राई हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में मिट्टी की परतें, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है, का निर्माण हुआ और नदियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गईं। इस काल का जियोमॉर्फिक डेटा यह संकेत करता है कि पूरे देश में वेजिटेशन यानी वनस्पतियां काफी कम हो गई थीं तथा जल स्तर भी काफी नीचे चला गया था। उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर हिस्सों में जलवायु बहुत शुष्क न होकर नम यानी ह्यूमिड बनी रही और इसी काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जिन हिस्सों से अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स के एविडेंस मिले हैं वे इस प्रकार हैं। राजस्थान में लूनी नदी घाटी के पास बुध पुष्कर नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान, गुजरात में विषादी, पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान जैसे पटने, नेवासा और इनाम गांव, आंध्र प्रदेश जो कि हमेशा से अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स के मामले में बहुत समृद्ध माना गया है, वहां कुरनूल के पास बेटम चेरला, जहां से सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में हड्डी के औजार मिले थे, तथा मुचातला चिंतामणि गवी की गुफाएं, और आंध्र प्रदेश में ही चित्तूर जिले में रेनीगुंटा और वेमुला क्षेत्र।
मध्य प्रदेश में बेतवा सोर्स रीजन में भीमबेटका और उसके आसपास की कई और महत्वपूर्ण गुफाएं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा की एक उपनदी बेलन नदी घाटी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जहां पर अपर पैलियोलिथिक फेज के साक्ष्य सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक और बहुत महत्वपूर्ण पैलियोलिथिक साइट बाघौर, झारखंड में छोटा नागपुर का क्षेत्र जहां कई छोटी बड़ी साइट्स प्रकाश में आई हैं, तथा पश्चिम बंगाल का एक बहुत प्रसिद्ध अपर पैलियोलिथिक पुरातात्विक स्थल बीरभानपुर। जहां तक उच्च पुरापाषाणकालीन औजार तकनीकों का विषय है तो उन्हें सामान्य रूप से 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है। फ्लेक ब्लेड समूह, ब्लेड पर आधारित औजारों का समूह और ब्लेड और ब्यूरिन समूह। इन सभी औजार तकनीकों को और गहराई से समझने से पहले हमें कुछ बहुत बेसिक विषयों पर बात करनी होगी। यूरोप और पश्चिम एशिया में उच्च पुरापाषाण काल से ही मानवीय समुदायों ने पतले और धारदार फ्लेक्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इन्हीं पतले और कंपैरेटिवली लंबे फ्लेक्स के टुकड़ों को ब्लेड कहा गया। ब्लेड्स को न केवल प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक के माध्यम से खास शेप्स में हासिल किया जाता था, बल्कि इन्हें सेकेंडरी रीटचिंग के माध्यम से भी कई और अलग अलग औजारों जैसे ब्यूरिन्स या बोरर्स का फॉर्म भी दिया जाता था। सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लेड्स को पैरेलल साइडेड ब्लेड्स कहा गया, जिसमें दोनों साइड्स की धार एक दूसरे के पैरेलल होती थी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि हर ब्लेड एक फ्लेक होता है, लेकिन हर फ्लेक ब्लेड नहीं होता। सामान्य रूप से एक ब्लेड फ्लेक की तुलना में पतला और नैरो होता है। इस तरह से आमतौर पर मोटे और चौड़े आकार के फ्लेक्स ब्लेड्स की कैटेगरी में शामिल नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि फ्लेक्स बनाने की पॉपुलर टेक्निक्स जैसे क्लैक्टोनियन, लोएल्वा और मोस्टेरियन में आमतौर पर कोर फ्लैट या डिस्क की तरह चपटा होता है और स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म्स चौड़े और बड़े फेस वाले होते हैं। इस तरह के कोर्स से निकलने वाले फ्लेक्स आमतौर पर गोलाकार, अंडाकार या ट्रायंगुलर होते हैं। इसके ठीक उलट ब्लेड बनाने की तकनीक में कोर आमतौर पर सिलेंडर के आकार में तैयार किए जाते हैं, जिन पर कोर प्रिपरेशन की प्रोसेस में लंबी धारदार एजेस बन जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर फ्लूटिंग कहा जाता है। और इसलिए ब्लेड बनाने वाले कोर्स को फ्लूटेड कोर्स भी कहा जाता है। सिलेंड्रिकल कोर्स से बनने वाले फ्लेक्स पतले और नैरो होते हैं तथा इनमें स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म भी छोटे होते हैं। भारत में अपर पैलियोलिथिक पीरियड के कई स्थानों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका में ब्लेड से मिलते जुलते फ्लेक्स के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि ब्लेड्स बनाने की तकनीक की शुरुआत लेट स्टोन एज या मिडिल पैलियोलिथिक में ही हो गई थी और बाद में यह न केवल नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक पीरियड्स में भी कंटिन्यू रही, बल्कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में यह तकनीक आज भी यूज की जाती है। ब्यूरिन, जिसे हिंदी में तक्षणी या उत्कीरक भी कहा जाता है, ब्लेड पर आधारित एक औजार था जिसे शायद छेनी की तरह प्रयोग में लाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस उपकरण को मुलायम पत्थर या हड्डी के टुकड़ों को या फिर गुफाओं या शैलाश्रयों की दीवारों पर उकेरने के लिए काम में लाया जाता था। इस तरह से ब्यूरिन या तक्षणी को सबसे पहली छेनी के रूप में देखा जा सकता है। इस स्लाइड में बीच में दिखाए गए चित्र में वे 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं जिस तरह से आमतौर पर ब्यूरिन को बनाया जाता था। इसमें एक ब्लेड को एक तरफ से दोनों सतहों पर रीटचिंग करके नुकीला बनाया जाता था, पर यह नोक बहुत पैनी ना होकर शार्प होती थी जिससे उकेरने का काम आसानी से किया जा सके।
उच्च पुरापाषाणकालीन यूरोप में ब्यूरिन के कई अलग अलग प्रकार प्रकाश में आए हैं। फ्लेक ब्लेड टूल टेक्निक असल में ब्लेड प्रोडक्शन के शुरुआती दौर को दिखाती है। इस तकनीक में ब्लेड्स काफी हद तक फ्लेक्स से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। हालांकि कुछ ब्लेड्स नॉर्मल शेप्स और फॉर्म्स के भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। इस तकनीक की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी यह है कि इसमें ब्यूरिन्स और ब्लेड्स के अलग अलग फॉर्म्स बहुत कम दिखाई देते हैं और ज्यादातर मॉडिफिकेशंस स्क्रेपर्स, पॉइंट्स आदि के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। इस तकनीक से जुड़ी हुई साइट्स बिहार के पलामू जिले में ठेकुआ, प्रतापपुर और मरवानिया तथा मध्य प्रदेश में पश्चिमी नीमर जिले में माहेश्वर से प्राप्त हुई हैं। ब्लेड टूल इंडस्ट्री में आमतौर पर छोटे से बड़े ब्लेड्स, एक तरफ की ब्लंट एज वाले ब्लेड्स जिन्हें अंग्रेजी में बैक्ड ब्लेड कहा जाता है, ब्यूरिन्स, स्क्रेपर्स, पॉइंट्स तथा फ्लेक ब्लेड जैसे औजार शामिल किए जाते हैं। हालांकि अलग अलग स्थानों में इनमें से अलग अलग टूल्स की रेशियो घटती बढ़ती रहती है, पर फिर भी इस टेक्नोलॉजी में ब्लेड्स का कंपैरेटिवली ज्यादा कंपोनेंट दिखाई देता है। इस टेक्निक से जुड़े हुए औजार उद्योग हमें कई अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इनमें से सबसे पहले बात कर सकते हैं नदी घाटियों में मिले स्थानों की, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना की एक उपनदी के किनारे स्थित बरियारी तथा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के आसपास कई और स्थान, मध्य प्रदेश में मंडला जिले में बामनी नदी के किनारे स्थित बांजेर, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में प्रवर नदी के किनारे स्थित नेवासा, वर्धा जिले में झरपट नाला, पुणे जिले में घोड नदी के किनारे इनाम गांव तथा अहमदनगर जिले में धवलपुरी नाम का स्थान, कर्नाटक में बीजापुर जिले में सिलवाडिगी तथा गुलबर्गा जिले में शोलापुर दोआब का क्षेत्र। नदी घाटियों के अलावा मध्य राजस्थान में अजमेर जिले में बुद्ध पुष्कर नाम के स्थान पर एक सैंड ड्यून्स में बनी साइट भी प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बेटमचेरला नामक स्थान पर आसमान के नीचे खुले मैदान में तथा गुफाओं में कई स्थान प्राप्त हुए हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की प्रसिद्ध चित्रित गुफाओं से भी उच्च पुरापाषाणकालीन ब्लेड से बने औजार उद्योग प्राप्त हुए हैं। ब्लेड ब्यूरिन औजार उद्योग में मुख्य रूप से ब्लेड, बैक्ड ब्लेड्स तथा ब्यूरिन प्राप्त होते हैं। हालांकि इस उद्योग में ब्लेड्स और ब्यूरिन्स दोनों के बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए नमूने मिलते हैं, पर अलग अलग साइट्स में इनकी संख्या बहुत अलग अलग मिली है। ये औजार उद्योग भी बहुत अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि नदी घाटियों से जुड़े स्थान, जिनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में रेनीगुंटा, कुर्नूल जिले में एरामलाई तथा नल्लमलाई की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, प्रकाशम जिले में येर्रागोंडापालम, गुंटूर जिले में नागार्जुनकोंडा तथा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पटने। गुजरात में बड़ौदा के पास विषादी नाम के स्थान पर एक महत्वपूर्ण सैंड ड्यून साइट मिली है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में बसौली और लेखनिया नाम की रॉक शेल्टर साइट्स मिली हैं, और ऐसी ही एक साइट मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में मोरी नाम के स्थान के पास भी मिली है। महाराष्ट्र में पटने नाम के स्थान से उच्च पुरापाषाणकालीन स्तरों में शुतुरमुर्ग के अंडे के शेल्स के टुकड़े मिले हैं, जिन पर एक दूसरे को काटती हुई आड़ी तिरछी लकीरें उकेरी गई थीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स आमतौर पर इसे भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में कला का सबसे शुरुआती उदाहरण मानते हैं। राजस्थान में चंद्रावती नाम के स्थान से चाल्सडनी पत्थर के एक टुकड़े के
ऊपरी हिस्से पर ऐसी ही लकीरें उकेरी गई थीं जो ताश के पत्तों में ईंट के आकार की हैं। संभावना है कि यह एविडेंस उच्च पुरापाषाण काल का ही है। भारतीय इतिहास में धार्मिक विश्वास की शुरुआत के साक्ष्य भी उच्च पुरापाषाण काल से ही जोड़कर देखे गए हैं। मध्य भारत में सोन नदी की घाटी के पास एक महत्वपूर्ण उच्च पुरापाषाण कालीन साइट बाघौर 2 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रेक्टेंगल के आकार का पत्थर के टुकड़ों से बना प्लेटफॉर्म खोजा है, जिसके ठीक बीच में एक ट्रायंगल के शेप के पत्थर को स्थापित किया गया था। इस ट्रायंगल के आकार के पत्थर के बीच में गोलाकार सकेंद्रित रेखाएं यानी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लाइंस उकेरी गई थीं। इसी तरह के पत्थरों को आज के कबीलाई समाज भी इस क्षेत्र में मातृदेवियों यानी मदर गॉडेसेस के रूप में पूजते हैं। बाघौर का यह स्ट्रक्चर पॉसिबली भारतीय इतिहास का सबसे पहला पूजा स्थल माना जा सकता है और साथ ही भारतीय परंपराओं में मातृदेवियों यानी मदर गॉडेसेस की पूजा की एक लंबी परंपरा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों से कई रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि उच्च पुरापाषाण काल आज से लगभग 30,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक अस्तित्व में रहा था।